कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बच्चों की बात को जगह देने के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दार्शनिक हुआ प्लेटो। उसने एक बार कहा कि फिलोसफर्स की जो बातें होती हैं वो आम लोगों के लिए होती ही नहीं। जब आम लोगों के लिए होती ही नहीं तो केवल खास ही लोग बैठ के करते हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी खास लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और दार्शनिकों के बीच में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी मैं इंडिया थिंक काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मंच पर विराजमान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक हस्तियों, आप सभी को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। सबके अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूँ, एक साथ मैंने सभी को प्रणाम किया। इसलिए भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये विषय सीधे तौर पे बच्चों से जुड़ा हुआ है और हम यहीं से शुरू करेंगे। भारत में एक सम्राट हुए, सम्राट दुष्यंत। उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो पत्नी और बच्चे को भूल गए। हम आज की कानून की भाषा में कहेंगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को अबंडन कर दिया, बच्चे को भी अबंडन कर दिया। और अबंडन्ड चाइल्ड, अबंडन्ड वाइफ, इनके लिए आज बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं, पूरी दुनिया में इनके लिए बात होती है। लेकिन उतने हजार वर्ष पहले क्या होता था, हम वहाँ से शुरू करेंगे। शकुंतला को उस समय एक आश्रम में स्थान मिला, महर्षि कण्व के आश्रम में। वो महर्षि कश्यप के आश्रम में उनको स्थान मिला और वो आश्रम अभी उत्तराखंड में है। अगर बच्चे के अधिकार की बात होती है तो भारतीय परंपरा क्या थी? आज भी हम बच्चों के जब अधिकारों की बात करते हैं तो उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो ऑर्फन है, जो अबेंडन्ड है, जिन्हें मदद की देखभाल की आवश्यकता है। तो शकुंतला का जो पुत्र था वो इसी श्रेणी में आता था। लेकिन जिन महर्षि के आश्रम में उस बालक का लालन पालन हुआ, उन महर्षि ने सम्राट दुष्यंत से संघर्ष किया और संघर्ष करके उस बालक को उसके अधिकार दिलवाए। उसका अधिकार क्या था? इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी का राइट उसका राइट था, राज करना उसका अधिकार था और उस पुत्र को वैधानिक, उस बालक को सम्राट दुष्यंत का वैधानिक बालक होने का अधिकार दिलवाया। कालांतर में वो बालक सम्राट भरत के नाम से जाना गया, जिनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। वो तेजस्वी बालक स्वमेव मृगेंद्रता का जय घोष लगा के शेर का जबड़ा फाड़ के उसके दांत गिना करता था। तो भारत की समृद्ध परंपरा बाल अधिकारों के बारे में यहाँ से। भारत में ऑर्फन एज की परंपरा नहीं थी। भारत में बच्चों को अनाथ आश्रम में रखने की परंपरा कभी नहीं रही। भारत में बच्चों का पालन पोषण परिवार में करने की परंपरा रही। वैसे भी व्यवस्था पे परिवार, समाज, अगर इनका नियंत्रण होता है तो सरकार की दखलंदाजी की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। इसके उलट जो विदेशी सभ्यताएं हैं, हम कहीं की भी सभ्यता की बात करें, वहाँ सारा नियंत्रण सरकार चूंकि अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिए पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता गया और वो खत्म होते गए। भारत में ऑर्फनेज की परंपरा क्यों नहीं है और किन देशों में अनाथ आश्रमों और ऑर्फनेज की परंपरा थी, हम उस पर भी बात करेंगे। आज दुनिया के लगभग 20 देश अपने यहाँ खुद अनाथ आश्रम, नए अनाथ आश्रम खोलना बंद कर चुके हैं और ये सब समझने में उन्हें तकरीबन 1000 साल का वक्त लगा। 1000 साल पहले
जब क्रूसेड की लड़ाइयाँ हुआ करती थी यूरोपियंस और अरबों के बीच में, उस समय अनाथ आश्रमों की परंपरा पूरी दुनिया में शुरू की गई थी। भारत में किसी बालक को युद्ध में भेजने का अगर उदाहरण हमारे सामने है तो महाभारत काल में अभिमन्यु का उदाहरण है। अभिमन्यु का भी विवाह हो चुका था उस समय, लेकिन अभिमन्यु को चूंकि कम उम्र में युद्ध में भेजा गया, उसके लिए इतिहास आज भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। हम सब अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। केवल एक उदाहरण ऐसा है। लेकिन इसके उलट अगर हम यूरोपियन इतिहास के ऊपर नज़र डालेंगे, आप सभी लोग बौद्धिक रूप से प्रवीण हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास को जाना है। आपने क्रूसेड्स की लड़ाई सुनी होंगी, आपने अरबों और यूरोपियंस के बीच जेरूसलम पर कब्जे को लेकर के जो 12 लड़ाइयाँ हुई 250 साल से ज़्यादा समय तक, वो सब सुनी होंगी। क्या आपने 13th क्रूसेड के बारे में सुना? क्या इन यूरोपियन या अरेबिक इतिहासकारों ने हमको 13वें क्रूसेड के बारे में बताया? ये क्रूसेड की लड़ाइयाँ बंद कैसे हुई? एक दिन सब मिलके बैठ गए, बोले कि अब नहीं लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इतने सभ्य अगर हो गए होते तो आज भी नहीं लड़ रहे होते, आज भी तो लड़ ही रहे हैं। सपना आया एक पोप को कि अगर बच्चों को जंग के लिए भेजा जाएगा तो यरूशलेम पे इस बार कब्जा हो जाएगा। रातों रात फ्रांस और स्पेन से 10,000 से ज़्यादा बच्चों को घोड़ों पर बिठाकर जंग के लिए भेज दिया गया। That was the 13th crusade, the children's crusade. और अरब देशों ने भी इसी प्रकार बच्चों की फौज को भेजा। हजारों बच्चों की खून से नहाया हुआ इतिहास है यूरोप का और अरब का। भारत में हमेशा से कभी भी, अभी हमने हितेश जी से चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात भी सुनी। क्या चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बाल अवस्था में तलवार लेके भेज दिया था, या उसका पालन पोषण करके बड़ा करके उसे योद्धा बनाया फिर भेजा? हमारे यहाँ कभी बच्चों का युद्धों में उपयोग नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 1857 की क्रांति की बात भी करें अगर, बच्चों के बलिदान हुए, लेकिन बच्चों का ऑर्गेनाइज्ड वे में युद्ध में उपयोग कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। इसके उलट दुनिया भर के देशों में हमेशा से और आज तक बच्चों का युद्धों में उपयोग किया जाता रहा है। हमारे स्वातंत्र्य समर में अनेक क्रांतिकारियों ने कम उम्र में बलिदान दिए, लेकिन जब भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुंचे थे और उनकी आयु कम थी, तो उन्होंने मरने के लिए भेजने के पहले, बलिदान देने पर भेजने के पहले समय लिया। जब वो 16, 17, 18 साल से बढ़कर 23 साल की आयु में आ गए, तब उनका बलिदान हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पे किशोर अवस्था के क्रांतिकारियों को मौका दिया गया पूरी समझ विकसित होने का। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता रही। 1857 की हम लोग बात करते हैं। पूरी दुनिया में, अभी हम दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर एक फतवा हम लोगों ने पढ़ा और उनको नोटिस किया, फतवा हटाने की बात की। वो ये कहते हैं कि हमारे कानून में बच्चों को गोद देना, बच्चों को अडॉप्शन में देना जायज़ नहीं है। अगर एक बच्चे को अडॉप्शन में दिया गया है और बायोलॉजिकली उस परिवार में कोई लड़की भी है, तो ये बच्चा उस लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए महरम नहीं होगा, वो अपनी माँ के लिए भी महरम नहीं होगा, और एक सर्टेन एज, 10-11 साल की एज के बाद उसकी माँ को भी उससे पर्दा करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी पे उस बच्चे को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा कोई राजवंश नहीं है जिसमें गोद लिया हुआ बालक राजा ना बना हो, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। भारत माता सीता को पूजने वाला देश है। राजा जनक ने गोद लिया था बालिका को। आज की तारीख में कहेंगे तो एबंडेंट चाइल्ड थी, खेत में मिली थी गड़ी हुई, उसको गोद लिया था राजा जनक ने। पूरा भारत उसको सीता माता के रूप में पूजता है। तो भारत की परंपराएं बड़ी अलग है। मैसूर का जो राजवंश है, वहाँ सदियों से गोद लिया बालक ही राजा बनता आया है, पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ वहाँ कभी भी। तो ये हमारी परंपरा है।
1857 में झांसी में एक रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ वंशज नहीं था, उन्होंने एक बालक को गोद लिया और ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया कि हम गोद लिए बालक को नेचुरल वारिस नहीं मानेंगे और इसको राज करने का अधिकार नहीं देंगे। माँ ने तलवार उठा ली, बलिदान दे दिया। ये भारत की परंपरा है। ऐसा कोई युग नहीं है जहाँ बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि मानकर पूरी की पूरी सभ्यता ने संघर्ष ना किया हो। हितेश जी आचार्य चाणक्य के बारे में बता रहे थे। आचार्य चाणक्य, मैं आपको दो उदाहरण आचार्य चाणक्य के बच्चों के बारे में जो उनकी सोच थी उस पर दूं। क्या कोई शैक्षणिक संस्थान राष्ट्र की सीमाओं का प्रहरी हो सकता है? वहां तो बच्चे पढ़ते हैं, वहां तो बच्चे रहते हैं। हमने फौज नहीं बनाई कभी बच्चों की, लेकिन बच्चों का जो शैक्षणिक संस्थान है उसका उपयोग आर्य चाणक्य ने किस तरीके से किया। तक्षशिला, जिसको आज हम खैबर का दर्रा और उसके आसपास में, भूगोल का विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरी समझ बहुत कम है, लेकिन शायद जो सड़क मार्ग से आने का भारत में एक रास्ता था वहाँ तक्षशिला अवस्थित था, ऐसी मेरी जानकारी। उस समय जिन राजाओं के बच्चे तक्षशिला में पढ़ा करते थे उनके ऊपर एक कंडीशन थी कि आपको अपनी फौज की, अपनी सैन्य क्षमता की एक टुकड़ी को वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं। और इस कारण 1,00,000 सैनिक हर समय तक्षशिला में भारत के गेटवे पर मौजूद रहा करते थे। ये भारत की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान का योगदान था। आर्य चाणक्य ने एक बालक को दासता से मुक्त कराया। हमने जो टीवी पर देखा, जो द्विवेदी जी वाला चाणक्य देखा, उसमें दासता से बालक को मुक्त कराया था। उस बालक का नाम चंद्रगुप्त था। आज हम चाइल्ड लेबर से फ्री कराए गए बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए स्कीम, पॉलिसी, कानून बना बना के परेशान है। और 2500 साल पहले एक टीचर ने ये तय किया कि इसे पढ़ाऊंगा और ये बालक यही देश का सम्राट बनेगा। तो एक एबंडेंट चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो बाल मजदूरी में था, वो देश का सम्राट बना। 2 उदाहरण दिए मैंने आपको। भारत के देश में चंद्रगुप्त भी सम्राट बना। तो ये भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण की समृद्ध परंपरा है। आर्य चाणक्य की बात हुई तो कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में अर्थशास्त्री की बात वाली रस्म भी पूरी हो गई। साथियों, संस्कृति नष्ट नहीं होती, संस्कृति पुनर्नवा होती है। समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालती चली आई। और भारत की समृद्ध संस्कृति भारत की सभ्यता के साथ हमेशा बहती रही। भारत की सभ्यता मानिए एक नदी की तरह है जो अविचल है, अविरल है, हमेशा बहती रही। इस नदी के किनारों को तोड़ने के लिए अनेक बार प्रयास हुए, इस नदी पर बांध बनाने के लिए अनेक बार प्रयास हुए, इस नदी के रास्ते मोड़ने के लिए अनेक बार प्रयास हुए, लेकिन भारत की सभ्यता हमेशा सशक्त रही। और उसका कारण ये रहा कि हमारी सभ्यता फूल की तरह शोभा की वस्तु तो है, लेकिन नाजुक नहीं है। अगर फूल नाजुक होता है, फूल को स्वागत में, लोगों के स्वागत में पैरों पे बिछा दिया जाता है, फेंका जाता है। ऐसा हीरे के साथ तो नहीं होता। हीरा तप कर कठोर तपस्या के साथ निकलता है और इतना कठोर होता है कि शोभा की वस्तु के रूप में माथे के मुकुट पर तो जड़ा जाता है, लेकिन स्वागत में पैरों में नहीं बिछाया जा सकता, पैरों को लहूलुहान कर देगा। इसलिए भारत की सभ्यता संपूर्ण मानव जाति में मुकुट के हीरे के समान अपनी प्रतिष्ठा पाती है और अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा हमेशा बरकरार रखती आई है। और इसका एक उदाहरण मैं दूंगा, मैं विषयांतर होकर बताऊंगा, लेकिन वो उदाहरण आज की परिस्थितियों में देना बहुत आवश्यक है, इसलिए दूंगा।
साथियों, आज यूरोप में मेरे किसी मित्र ने बताया मुझे थोड़े दिन पहले कि यूरोप में वो जर्मनी से आए थे कि वहाँ जर्मनी में ब्रेड का एक लोफ जो 3-4 दिन चलता है किसी के घर में, उसकी कीमत भारतीय मुद्रा के अनुरूप 800 से 1000 रुपये हो गई है। यूरोप गहरे खाद्य संकट में है यूक्रेन और रशिया की संघर्ष के बाद। भारत में पिछले 2 साल से कोविड की फर्स्ट वेव आने के बाद से भारत की सरकार लोगों को फ्री में खाद्यान्न दे रही है। अपनी जनता की चिंता भारत की सरकार फ्री में खाद्यान्न दे के कर रही है। क्या हम इसके कारण में हमारे सांस्कृतिक परिवेश के योगदान को समझने की कोशिश करेंगे? जिन देशों में आज खाद्यान्न का संकट है वहाँ पे एग्री एक बिजनेस है, भारत में एग्री एक कल्चर है। कृषि हमारी संस्कृति है, यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि आज प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरी दुनिया खाद्यान्न के संकट से गुजर रही है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भरे मंच से पूरी दुनिया को बता दिया कि हम पूरी दुनिया को भूख से नहीं मरने देंगे, भारत पूरी दुनिया का पेट भरने में सक्षम है, जब जिसको आवश्यकता होगी हम देंगे। और भारत में भी हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, सरकार दे रही है, अपने नागरिकों की चिंता ले रही है। तो ये परंपराएं हैं। बाकी दुनिया के बहुत से देश तेल के मामले में अमीर हैं, आज के समय में उनका बोलबाला है, लेकिन तेल पी के पेट तो नहीं भरा जाएगा, पेट तो रोटी से ही भराएगा। इसलिए भारत का समय आने से कोई रोक नहीं सकता। हम वापस विषय पे आते हैं। महात्मा गांधी की बात, हितेश जी का निर्देश था कि गुजरात में है तो महात्मा गांधी की बात के बिना बात पूरी नहीं होगी। साथियों, महात्मा गांधी ने बाल विवाह के बारे में जितने मुखर होकर बात की, पूरी दुनिया में तब से लेके आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं की थी। अगर उसके बाद लगभग 100 साल के बाद बाल विवाह पे किसी राजनीतिक व्यक्ति ने मुखर होकर बात की है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आप सोचिए गांधी जी की परिस्थितियां कितनी विषम और विकट रही होंगी। गांधी जी पूरे देश को एक करने में जुटे हुए थे कि हम स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए पूरे देश की जनता को साथ लेके चलेंगे। उस समय चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह परंपराओं में इस तरीके से शामिल हो गया था कि जन विद्रोह होने की पूरी संभावना थी और कई जगह गांधी जी का विरोध भी हुआ। लेकिन गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, गांधी जी स्वराज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अगर लड़कियों का विवाह कम उम्र में होता है, वो 21 वर्ष के पहले हुए हर विवाह को कम उम्र में हुआ विवाह मानते थे। और लड़कियों के विवाह के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि यदि लड़कियों का विवाह कम आयु में होता है तो ये स्वराज्य तो बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी वो लोहा ले पाए। चंपारण के सत्याग्रह को हम सबने पढ़ा। जब चंपारण का सत्याग्रह चल रहा था, उनको सीधे सीधे नील की खेती के विरुद्ध अंग्रेजों से लोहा लेना था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी थी। तो चंपारण में उन्होंने ऐसा क्या किया जो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए? चंपारण ने उनको महात्मा नाम दिया। जब उन्होंने चंपारण में स्कूल बनाए, 29 स्कूल गांधी जी ने स्थापित किए, बच्चों को पढ़ाया, पीढ़ियों के परिवर्तन के लिए काम किया। स्वतंत्रता का आंदोलन बच्चों को साथ लिए बिना नहीं चला, क्योंकि गांधी जी, जैसा मैंने कहा, स्वराज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हम ये माने कि स्वतंत्रता एक राजनीतिक, स्वतंत्रता का जो विषय है जो 1947 में हमें मिली, वो एक राजनीतिक विषय है, तो स्वराज्य जो है वो सांस्कृतिक विषय है। और अब भारत जिस ओर बढ़ चला है राम राज्य की तरफ, वो हमारी सभ्यतागत विशेषता का विषय है। तो स्वतंत्रता से स्वराज्य, स्वराज्य से हमारे राम राज्य तक आने में हमको बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को भी, खासतौर पे बच्चों के लिए जो उन्होंने किया, वो विषय ध्यान में रखना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूलों की स्थापना की, बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया। आप अम्बेडकर जी का लिखा हुआ कहीं भी पढ़ लीजिए। शिक्षा के बिना स्वतंत्रता
इसकी कल्पना भी अंबेडकर जी ने कभी नहीं की। एक और उदाहरण हमारे जनजातीय वीरों में से भगवान बिरसा मुंडा का। भगवान बिरसा मुंडा का पहला संघर्ष किस बात पे हुआ? भगवान बिरसा मुंडा 9वीं कक्षा के छात्र थे, खूंटी के एक जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ा करते थे। वहाँ उनसे कहा गया कि तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान बदल दो। एक बालक से, 14-15 साल के बालक से बोला गया कि जिन देवताओं की तुम पूजा करते आए हो वो भगवान नहीं हो सकते, तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान को बदलना पड़ेगा, गले में क्रॉस लटकाना पड़ेगा। और धर्म परिवर्तन की शुरुआत उनकी करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल की पिटाई लगा दी और पहली बार स्कूल से रेस्टिकेट हुए। तो भारत में बाल्य अवस्था में अपनी संस्कृति के प्रति एक वनवासी क्षेत्र के बालक में अगर इतना आत्मसम्मान का भाव था, स्वाभिमान का भाव था, तो वो सामान्य देश नहीं हो सकता, उसकी सभ्यता सामान्य नहीं हो सकती, उसकी संस्कृति सामान्य नहीं हो सकती। आधुनिक युग में बच्चों के अधिकारों को लेकर के जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट साइन हुआ वो 1930 के दशक के आसपास किया गया, जिसको फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स माना गया। पहला जो दस्तावेज था उसमें एक हस्ताक्षर हिंदी में, और भारत की ओर से उस पर साइन किए हैं मोहनदास करमचंद गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो हमारे राष्ट्रपिता ने भी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से एक लंबा संघर्ष किया है। मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करके शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा, तब हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि जो बच्चे आज हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो इस देश की बागडोर को संभाल रहे होंगे। आज अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करें, पिछले 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। आप जिस लौह अयस्क की बात बता रहे थे हितेश जी, मेरी जड़ों से जुड़ा हुआ मामला होता है। वो एक दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज ये भी बताता है कि जो कुतुब मीनार में जो खंभ है उसको उदयगिरी नामक स्थान से लाया गया था। अब उदयगिरी 2 हैं, एक उड़ीसा में है और एक विदिशा में है। अब विदिशा वाली जो उदयगिरी है वो पेड़ के पंजे के आकार की पहाड़ी है, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो खंभ हमारे यहाँ से ही गए। मैं इतिहास के बहुत सारे प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता है कि वो खंभा हमारे यहाँ का है जो कुतुब मीनार में खड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सम्राट विक्रमादित्य की तलवारों को ढालने की जो फाउंड्री थी, जो भट्टी थी, वो विदिशा में थी। लोहांगी पहाड़ी उसको कहा जाता है, वो विदिशा में थी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए सम्राट विक्रमादित्य के बाद उतनी ताकत से, उतने स्वाभिमान के साथ अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि 2047 में जब भारत अपने शताब्दी वर्ष को मना रहा होगा स्वतंत्रता के, तो स्वराज के और रामराज के दोनों की तरफ प्रस्थान कर चुका होगा, और हम निश्चित रूप से एक आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत में अपने बच्चों को ये विरासत सौंपने जा रहे हैं। भारत माता की जय।